फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आगे बढ़ते हैं। तो सप्लाई विद द कंसिडरेशन इन कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सप्लाई का जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या फिर कंसिडरेशन तो हम क्या है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे इस बार। सबसे पहले लिखा है कि इंक्लूसिव मीनिंग क्या है, इसके अंदर इंक्लूसिव है और क्या एक्सक्लूसिव है वो देख लेते हैं। The law has provided an inclusive meaning to the word supply, which implies that the specific transactions which are listed in the said sections are only illustrative. So only illustrative, इसके अंदर जो भी आपको दिखाया गया है वो एज अ इलस्ट्रेटिव दिया गया है, और सप्लाई का जो मीनिंग है यहाँ ट्रांजेक्शन के अंदर जो बताया गया है वही स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस विच है लिस्टेड इन दिस सेड सेक्शंस, वो सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए है। तो द वर्ड इंक्लूड्स यूज इन दिस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस enlarge the scope of supplies, वो scope of supplies का meaning provisions दिखा रहा है, and thus the supply of the goods and service would be get covered even if it is not specified in the clause 7.1. ऐसा भी हो सकता है कि क्लोज 7.1 में कुछ छूट गया हो, तो ऐसा भी कोई भी चीज है कि जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई से कनेक्टेड है तो वो भी इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा। ओके, ये सेक्शन 7.1 क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है। इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन एनी क्लॉज ऑफ द सेक्शन 7.1 तो भी इसके अंदर आएगा वो। गुड्स एंड सर्विस का मतलब बताया कि सप्लाई शुड बी द गुड्स और सर्विस। Supply of the anything other than the goods and service like the money, security, etc. does not attract the GST. GST के अंदर मनी, सिक्योरिटीज ऐसी कोई चीज नहीं आएगी, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज आएंगे। तो जेनरिक मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो जेनरिक मीनिंग लिखा है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, और द बोथ आर इंक्लूडेड द एग्रीइंग टू बी सप्लाई व्हेन दे आर फॉर द कंसिडरेशन एंड इट्स द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी ऑल द फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सारे की सारी जो चीजें है गुड्स और सर्विसेज के अंदर, सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, उसका जो एग्रीइंग टू यूज वर्ड सप्लाई किया गया उसके अंदर आ जाता है, फॉर द कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो स्पेसिफिकली इंक्लूड तो लिखा है सेल है, ट्रांसफर है, बार्टर है, एक्सचेंज है, लाइसेंस लिया हुआ है किसी का, रेंटल पे है, लीज पे है या डिस्पोजल। नाउ वी विल एनालिसिस दिस वेरियस मोड्स ऑफ द सप्लाई मेंशन हियरिंग। तो सबसे पहले हमें बताया गया कि हर एक का मीनिंग जो है नॉर्मल जो लिखा है कि सेल एंड ट्रांसफर। तो प्रेजेंटली द वेट आर लिविड बाय द स्टेट और द सेल ऑफ द गुड्स। जो भी माल बेचा जाएगा, जो भी गुड्स बेचा जाएगा उसके ऊपर वेट लगता था, विच हैव बीन डिफाइंड अंडर द मोस्ट स्टेट वेट लॉ एज ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी भी आप एक ट्रांसफर करते हो तो उसके अंदर भी वेट लॉ अंदर आ जाता था, वेट लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल था। अंडर द CGST एक्ट, although the sales has been treated in a form of supply liable to GST, the definition of sell has not been provided. यहाँ पे सेल का मतलब स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी चीज अगर आप सेल करते हो। फर्दर द टर्म ट्रांसफर हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड इन अ फॉर्म ऑफ सप्लाई इज आल्सो द नॉट डिफाइंड, कि ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे बताया गया सेल एंड ट्रांसफर। आप अगर अपनी प्रॉपर्टी भी सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर भी GST कंसिडर कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है बार्टर एंड एक्सचेंज। While the barter may deal with the transactions which only include an exchange of goods and service, उसमें एक चीज के बदले में दूसरी चीज ली जाती है, जिसे हम एक्सचेंज भी कहते हैं, बार्टर भी कहते हैं। May cover the situation where the goods are partly paid for the goods and partly in money. हाँ, यहाँ पे मेंशन किया गया कि अगर आप जो भी गुड्स परचेज करते हो उसके सामने अगेंस्ट में अगर आप पैसे देते हो या फिर पार्टली पैसे देते हो या पार्टली कोई गुड्स देते हो तो वो बार्टर हो जाएगा और एक्सचेंज हो जाएगा, तो उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। बाय मेकिंग अ स्पेसिफिक इंक्लूजन्स इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, ऑल द बार्टर एंड एक्सचेंज वुड बी लिविड टू GST। ये चीज याद रखना कि कोई भी बार्टर एक्सचेंज हुआ तो उसको भी लायबल कर दिया जाएगा GST के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ न्यू रेफ्रिजरेटर इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड रेफ्रिजरेटर, आपने पुराना रेफ्रिजरेटर बेच दिया, बदले में नया रेफ्रिजरेटर ले लिया, तो वो भी आपका एक्सचेंज हुआ, तो वो भी आपके उसके ऊपर भी GST लग सकता है। सेकेंड, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सप्लाई द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस इन कंसिडरेशंस ऑफ द ड्राई क्लीनिंग सर्विस सप्लाइड बाय द ड्राई क्लीनर। अगर कोई ड्राई क्लीनर है उसका उसके वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने कपड़े उससे ड्राई क्लीन करवाता है और उसके बदले में उसका अकाउंटिंग देखता है, तो वो भी एक्सचेंज हुआ, वो भी बार्टर हुआ, तो उसके ऊपर भी GST लगेगा। दूसरी चीज मेंशन की है लाइसेंस, लीज और रेंटल।
लाइसेंसीज, लीज एंड द रेंटल ऑफ द गुड्स आर प्रेजेंटली ट्रीटेड एज सर्विसेज, उसको हम सर्विसेज पे कंसिडर करते हैं। वेदर वेर द गुड्स आर ट्रीटेड ट्रांसफर्ड विदाउट अफेक्टिव पोजीशंस एंड कंट्रोल। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड, यानी ऐसी जो ऐसा गुड्स है जो सर्विस के अंदर में आता है, सॉरी गुड्स को भी हम सर्विस कह सकते हैं, या फिर इनविजिबल जो सर्विसेज होती है इसे हम गुड्स भी कह सकते हैं। सो ट्रांसफर विदाउट अफेक्टिंग द पोजीशंस और कंट्रोल, उसका आपको कोई पोजीशन नहीं मिलता या कोई कंट्रोल नहीं मिलता, इसलिए उसे हम सर्विस का यहाँ नाम दिया रहता है। अंडर द जीएसटी regime, the such licenses या लीज या रेंटल ऑफ द गुड्स with or without transfer of the rights to use would be covered under the supply of service as per the schedule 2। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। गुड्स के अंदर, गुड्स की जो डेफिनेशन है उसके अंदर सर्विस आ जाती है। ओके, तो जो गुड्स का जो मीनिंग बनता है उसमें दो तरह के गुड्स होते हैं, एक तो टेंजिबल गुड्स और दूसरा होता है इनटेंजिबल गुड्स। सो इनटेंजिबल गुड्स को हम सर्विस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली गुड्स के अंदर क्या होता है कि ट्रांसफर होता है, आपको पोजीशन मिलता है या उसके ऊपर आपको कंट्रोल होता है। जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो उसके बाद वो कोई और उसका यूज नहीं कर सकता, आपका कंट्रोल होता है उसके ऊपर, वो चीज आपकी हो जाती है, नहीं उसका लिखा हुआ है, इसका पोजीशन भी आपके पास होता है। लेकिन यहाँ पे सर्विसेज की बात करें यानी इंटेंजिबल गुड्स की बात करें तो उसके अंदर अब उसमें कुछ आपको पोजीशन वजेशन नहीं मिलता या फिर उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। जैसे कि लाइसेंस इनडायरेक्टली रहता है, लीज पे या रेंटल पे भी होता है, तो यहाँ पे राइट टू यूज वुड बी कवर्ड, या आपको उसको यूज करने का राइट मिला है। ओके, एंड सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर द शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है द सप्लाई शुड बी फॉर द कंसिडरेशन। जो भी सप्लाई उसके बदले में आपको कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इज ऑलवेज टैक्सेबल। ओके, यहाँ पे मेंशन किया है कि भी कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन मींस एवरीथिंग रिसीव्ड और रिकवरेबल इन रिटर्न फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ, यानी गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट में आपको पैसे मिल रहे हैं या पैसे मिलने वाले हैं, ऐसी कोई भी चीज है उसे कंसिडर किया जाएगा। इट शुड बी इन्वॉल्व द क्विड प्रो क्यो, दैट इज नेमली जिसे कहते हैं दैट शुड बी द समथिंग इन रिटर्न which are the person supplying with the obtaining from the recipient। यानी कोई भी आप रिसिप्टेंट यानी जो भी गुड्स ले रहा है उसके अगेंस्ट में आपको जो भी कुछ मिलेगा, यानी पैसे मिलते हैं या और कुछ भी मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंसिडरेशन कहेंगे। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 where to be deemed to be supply even if the made without consideration। यहाँ पे शेड्यूल 1 के बारे में और यहाँ एक्सेप्शन है उसके बारे में कि शेड्यूल 1 के अंदर जो भी गुड्स बता रखा है यानी जो डीम टू बी सप्लाई मानते हैं विदाउट कंसिडरेशन, उसको यहाँ हम निकाल रहे हैं, वो यहाँ पे ये लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि कंसिडरेशन का मतलब मेंशन किया हुआ है कि सेक्शन 231 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में अंदर। So consideration means a relation to the supply of goods and services or both includes any payment made or to be made, यानी कोई पेमेंट किया गया है या करने वाले हैं, वेदर इन मनी और अदरवाइज, पैसों में वो पेमेंट कर रहे हैं या कोई और चीज में पेमेंट कर रहे हैं, इन रिस्पेक्ट टू और फॉर द इंक्लूडमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ, वेदर बाय द रिसिप्टेंट or by any other person, but shall not be include any subsidy given by the central government and state government। इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज वेदर दे आर द रिसिप्टेंट और बाय एनी अदर पर्सन, वो रिसिप्टेंट ले रहा हो या कोई और बंदा ले रहा हो, कोई भी। So monetary value of the act or forbearance or in respect of to be response or to be the includement of the supply of goods and services or both, whether by the recipient or by the any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or state government। इसमें वही है कि monetary value अगर आप कोई भी पे कर रहे हो any act or the forbearance के अंदर in respect to the for the includement of the supply of goods and service, उसके अंदर अगेंस्ट में आपको मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स या सर्विसेज भी मिल रही है या फिर मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, वेदर द रिसिप्टेंट को मिल रहा है या फिर एनी अदर पर्सन को मिल रहा है, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी, अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी है उसके अंदर तो उसे हम कंसिडरेशन के अंदर नहीं कंसिडर करेंगे, वो टैक्सेबल इवेंट, वो माइनस नहीं होगा।
Now, deposit not consideration unless the appropriated by supplier. So, however, the deposit given in respect of the supply of goods or services or both shall not be considered as a payment. कोई डिपॉजिट की तौर पे अगर कोई चीज आपको दी गई है कि भाई आपको थोड़ी अमाउंट दे रखी है कि एज अ डिपॉजिट आप रख लो, तो उसे हम रिसिप्टेंट यानी उसको हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे. ओके, फॉर द सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेट सप्लाई. अगर सप्लायर ने ऐसा बोला है कि इसको हम डिपॉजिट और विद कंसिडरेशन कंसिडर करेंगे, यानी उसमें से अगर कोई रेंटल है तो रेंटल उसमें से ही कंसिडर करेंगे, देन ओनली. For example, giving the away the essential commodities by the charitable institute would not be treated as supply under the GST. अगर हाँ यहाँ पे लिखा है कोई एसेंशियल कॉमोडिटीज चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दिया रहता है, ओके, जो जरूरी है ऐसी चीजें, तो उसे हम जीएसटी के अंदर नहीं कैलकुलेट करेंगे, एज देयर इज नो क्विड प्रो क्यो, दैट इज बदले में कुछ नहीं मिल रहा. ओके, दैट्स नथिंग इन रिटर्न, आपको कुछ बदले में नहीं मिल रहा. इन्वॉल्व इन सप्लाई फॉर द चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड द ट्रांजेक्शन इज नॉट इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और वो फ्यूचर में बिजनेस करने के लिए भी उसका यूज नहीं करने वाला है. तो ऐसा कोई जीएसटी यानी अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में अगर दिया है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे. नाउ सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सेक्शन 7A. जो सप्लाई है वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए, दैट इज provides that the supply shall be made for the consideration by a person in the course or furtherance of business. The scope of the term business का जो मतलब है यहाँ पे, and in the course of the furtherance of business, और दूसरा वर्ड है furtherance of business क्या है, is discussed as under, वो नीचे मेंशन किया गया है. तो पहले तो बता रखा है यहाँ पे कि what is the meaning of business. तो business that is any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager or any other similar activities, whether or not it is for then precautionary benefit, उसको आप उसका उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोफेशन चला रहे हो, कोई वोकेशन कोर्सेज चला रहे हो, एडवेंचर कर रहे हो या फिर एक वेजर हो. Any activities or the transaction in connection with the identical or then ancillary or the सब क्लॉज, यानी उससे कनेक्टेड कोई भी एक्टिविटी भी कर रहे हो, यानी ऊपर जो आपको एक्टिविटीज दे रखी है, ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चर, उसके अंदर आपको दिखा गया है कि उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो इट्स एंसिलरी एक्टिविटीज, जिसको सहायक कहा जाता है. सो एनी एक्टिविटीज और अ ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ द सब क्लॉज, यानी उसके जैसा भी हो, वेदर और नॉट देयर इज एन वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और द रेगुलरिटी ऑफ द सब ट्रांजेक्शन, उसके अंदर कंटिन्यूटी भी नहीं है या रेगुलरिटी नहीं है या फ्रिक्वेंटली आप वो काम नहीं कर रहे हो, उसका वॉल्यूम भी बहुत है, बड़ा है या छोटा है, वो कोई चीज यहाँ मायने नहीं रखता, उसको हम बिजनेस कंसिडर करेंगे. The supply or acquisition of goods include the capital goods and the services in connection with the commencement of the closure of business. ओके, जो यहाँ पे लिखा है कि सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स, आप कोई भी गुड्स एक्वायर करते हो, उसका जो सप्लाई मिलता है या आपको कोई भी गुड्स मिलता है, वो कैपिटल गुड्स भी क्यों ना हो, या सर्विसेज इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट और द क्लोजर ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस शुरू होते ही या बिजनेस बंद होते ही वो क्यों ना हो, वो सारी चीज को भी हम बिजनेस के अंदर कंसिडर करेंगे. Such provision by the club, association, society or any such body for then subscriptions or other consideration. बहुत सारी सोसाइटीज चलती है, एसोसिएशन चलते हैं, क्लब चलते हैं, जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, मेंबरशिप फी लेनी पड़ती है फॉर द फैसिलिटीज ऑफ द बेनिफिट्स टू इच मेंबर, उससे भी हम यहाँ पे बिजनेस में कंसिडर करेंगे. एडमिशन फॉर द कंसिडरेशन और द पर्सन टू एनी प्रेमाइसिस, कोई भी प्रेमाइसिस है उसके अंदर आपको एडमिशन यानी उसको कंसिडरेशन पे करना होता है उसका, तो वो भी आपके लिए बिजनेस हो जाएगा. Services supplied by a person as a holder of an office which has been accepted by him in a course of furtherance of his trade, profession or vocation. यानी अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके लिए आपकी कोई ऑफिस वगैरह कुछ है, ओके, और वहां पे आप बिजनेस चलाने के लिए या ट्रेड करने के लिए, प्रोफेशन के लिए अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उसे भी हम बिजनेस के अंदर कंसिडर करेंगे. Service provided by the race club by the way of then totalizer or the license or to bookmaker in such a club. ओके, अगर यहाँ बता रखा है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रेस क्लब है
या फिर ऐसा कोई भी लाइसेंस टू अ बुक मेक अ सच क्लब ऐसा कुछ बना रखा है तो भी उसे हम कंसिडर करेंगे। Any activity or the transaction undertaken by the central government, state government, or any local authority in which they are engaged in public authorities, जो public authorities के नाम पे अगर कोई भी state government, central government या local authority कोई काम करती है तो ऐसी activities भी यहाँ business के अंदर consider करेंगे। ये चीज खास याद रखना, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से जो पॉलिसी है उनको अगर लिस्ट 3 में रखा गया है तो बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं भी है उसके अंदर, तो एक्सेप्शन भी याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक जो बता रखा है, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हम बार बार ये वर्ड यूज होता है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो फॉर द ट्रांजेक्शंस और द quality as a supply, it's essential that the same in the course of furtherance of business. This implies that any supply or goods or services by the business entity would be liable to tax as so long as it is the course of furtherance of business। यानी आप बिजनेस करने के लिए अगर कोई भी एक्टिविटी करते हो या फिर वो आप गुड्स की रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो तो उसे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, भले ही भी कोई सा भी गुड्स हो। ओके, so thus any activities undertaken including the definitions of business for the furtherance or promoting for the business, आप बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कोई भी काम करते हो, could be constitute as supply under the GST law, वो GST लॉ के तहत उसे हम बिजनेस में कंसिडर करेंगे। Supplies which are not in the course of business or the furtherance of business will not qualify as supply फॉर द लीवी ऑफ टैक्स। यानी अगर आप कोई सप्लाई का मतलब, जो सप्लायर्स का मतलब होता है, सप्लायर्स विच आर नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस के अंदर नहीं आता या फिर बिजनेस आगे बढ़ाने के काम में नहीं आता, विल नॉट क्वालिफाई सप्लाईज फॉर द लीवी ऑफ टैक्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन। ओके, इंपोर्टेशन यानी आप बाहर से सर्विसेज लेते हो उसको छोड़ के। Okay, whether the service is considered to be the supply, whether or not is made in the course of furtherance of business, वो आप बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए ले रहे हो या फिर सप्लाई की तरह कंसिडरेशन से ले रहे हो या नहीं भी ले रहे हो, लेकिन आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो बाहर से तो वो चीज यहाँ पे क्वालिफाई होगी। बाकी सारी कोई सप्लाईज है जो कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर नहीं आता है तो उसे हम सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट मेंशन किया हुआ है कि सेल ऑफ द गुड्स इन द एग्जीबिशन और द पार्टिसिपेशंस इन अ ट्रेड फेयर, वारंटी सप्लायर्स, supply of the free samples, it includes the customers to purchase other goods, sell for the use assets etc would be in the course of business। यहाँ पे लिखा है कि सेल ऑफ द गुड्स इन एग्जीबिशन, अगर आप एग्जीबिशन के अंदर या कोई फेयर के अंदर, ट्रेड फेयर के अंदर आप पार्टिसिपेट करके वहां पे अपनी चीजें बेचते हो। वारंटी सप्लायर्स, या वारंटी सप्लायर्स का मतलब होता है ऐसे सप्लायर्स जो वारंटी देख के यानी थोड़े थोड़े टाइम के अंदर वो काम करते हैं। सप्लाईज फॉर द फ्री सैंपल्स, बहुत सारी चीजें वो लोग फ्री में भी देते हैं। टू इंक्लूड द कस्टमर्स टू परचेज अदर गुड्स, यानी एक चीज देते हैं आपको फ्री में, अगर साथ में दूसरी चीज आप खरीदो तो, या फिर ऐसा कुछ भी। द सेल यूज फॉर दिस असेट्स, ओके, असेट सेल के सेल ऑफ यूज्ड असेट्स एक्सेट्रा वुड बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो भी बिजनेस के अंदर कंसिडर किया जाएगा। When an individual who buys a car for the personal use and after a year sell it to the car dealer, the transaction will not be supply। यहाँ पे बोला गया है कि एक इलस्ट्रेशन दिया गया है कि अगर आप कोई बंदा है वो कार बाय करता है, ओके, और कार बाय करने के बाद क्या करता है, वो थोड़े दिन के बाद यानी कि 1 साल के बाद वो कार डीलर को बेच देता है। तो जब लिखा हुआ है तो उसे हम सप्लाई के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो बायर जो है वो बायर ने अपने पर्सनल यूज के लिए उसको लिया था। तो यहाँ पे हमने एक और चीज देखी थी कि ऊपर कि दैट इज सप्लाईज विच आर नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस करने के लिए नहीं लिया था। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है इट्स अ पर्सनल यूज एंड आफ्टर द ईयर इज सेल टू द कार डीलर because the supply is not made by the individual in the course of furtherance of business। यहाँ स्पेसिफिकली लिखा गया है कि क्यों नहीं होगा ये चीज, तो because the supply is not made by the individual in the course of furtherance of business। Further, no input tax credit was admissible, कोई इनपुट टैक्स इसके अंदर आपको माइनस नहीं मिलेगा ऑन सच कार
that at the time of its acquisition at it was mean for the non business use, क्योंकि उसने नॉन बिजनेस यूज के लिए लिया था। जैसे कि मैंने कोई कार खरीदी, अगर वो कार की कीमत है 22 लाख रुपए और उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, तो मैंने जीएसटी के 3 लाख रुपए दिए, तो मेरे पास वो कार आई 25 लाख रुपए की। अगर 1 साल के बाद मैं वो कार 25 लाख की कार में अगर सेल कर देता हूँ, ओके, मैं डीलर को दे देता हूँ कि भाई ये कार बेच दे, मुझे अब नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर जो मैं पे करूंगा, उसको जो अमाउंट मुझे मिलेगी, ओके, जो बेचूंगा, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा, वो जीएसटी में से मैंने ऑलरेडी जो पे किया है वो माइनस मुझे नहीं करना रहेगा, वो मुझे क्रेडिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने उसका यूज बिजनेस के लिए नहीं किया था, पर्सनल यूज के लिए किया था। ओके, ये है इसका एक्चुअल मीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट सप्लाई शुड बी मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। जो भी सप्लाई होगा वो टैक्सेबल पर्सन से होना चाहिए। To attract the GST, supply has to be made by the taxable person. Hence, the supply between the two non-taxable person does not constitute taxable supply under the GST. यानी अगर आप जिस किसी से भी माल खरीदते हो तो वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, ओके, और उसने आगे टैक्स पे किया होना चाहिए। Hence, the supply between the two non-taxable person, ऐसा बंदा है जिसके पास कोई टैक्स नहीं पे किया है और आप उससे ही खरीद रहे हो, तो आपको भी कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है, नो टैक्सेबल पर्सन, दोनों नॉन टैक्सेबल पर्सन है, तो उसके अंदर जीएसटी नहीं लगने वाला। The restrictions being a taxable person is only on the supply whether the recipient can be either taxable or non-taxable। यहाँ पे मेंशन किया है, the restrictions मेंशन किए हुए, the restriction being taxable person is only on the supply whether the recipient can be either taxable or non-taxable। हाँ, ये restrictions है कि अगर कोई taxable person है, ओके, वो सामने किसी को बेच रहा है, रिसिप्टेंट को जिसको भी बेच रहा है, वो टैक्सेबल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दरेंस, देयर इज नो कंडीशंस दैट द सप्लाई नीड्स टू बी मेड टू अनदर पर्सन। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई कंडीशन नहीं होगा कि वो आपको किसी और को देना है। दैट इज सप्लाईज मेड टू सेल्फ आर आल्सो टैक्सेबल। ओके, यानी आप सेल्फ के लिए भी करते हो, सप्लाई लेते हो, तो अब वो टैक्सेबल कहा जाएगा, यानी आपको तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला, बिकॉज यू आर द फाइनल कस्टमर। सो थोड़ा बहुत आप 2 बार समझोगे तो शायद समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? सो टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी द रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के तहत जो बंदा रजिस्टर्ड है या फिर रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल है, ओके, जिम्मेदार है, वो बंदा यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन होता है। Hence, even an unregistered person who is liable to be paid the registered is a taxable person। जैसे कि आप और मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन है, फिर भी अगर हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो हमें तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। Similarly, a person is not liable to be registered but has taken the voluntary registration and got himself registered as also a taxable person। अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड होने के लिए जो उसकी टर्म्स है वो टर्म्स नहीं सेटिस्फाई करता है अंडर सेक्शन 22 और 24, ओके, फिर भी वो अपने आप को रजिस्टर कराना चाहता है, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो भी वो टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। तो ये एक और मेंशन किया गया यहाँ। नंबर 6 में मेंशन किया गया है, सप्लाई शुड बी टैक्सेबल सप्लाई। जो टैक्सेबल है वो टैक्सेबल सप्लाई कैसे होगा? फॉर द सप्लाई टू अट्रैक्ट जीएसटी, द सप्लाई मस्ट बी टैक्सेबल होना चाहिए, वो टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। द टैक्सेबल सप्लाई हैज बीन broadly defined and means any supply of the goods and services or both is livable to tax under the GST law। ओके, यहाँ पे मेंशन किया है कि सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है, ब्रॉडली डिफाइन किया गया है कि एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, कोई भी चीज हो, बोथ विच इज लिमिट टू टैक्स, जो भी जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है अंडर द जीएसटी लॉ। एग्जामिशन में बी प्रोवाइडेड टू द स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारी चीजों को एग्जामिशन भी दिया गया है to the specified category of the persons or the entity of making supplies। okay, the concept लिखा है, the concept of levy and the collections of the GST, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय। आपको अगर हमारे चैनल और जो कंटेंट पढ़ाया जाता है वो समझ में आता है, आपके फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हैव अ नाइस डे।